जो खा पी लेंगे। उत्प्रेरण टॉपिक शुरू करेंगे। अब 2-3 दिन इसी की बातें होंगी। तो एडजॉर्सन था और इसके बाद ये। तो उत्प्रेरण कैटालिस्ट से संबंधित है। कैसे घटना ये संबंधित है? कैटालिस्ट से, उत्प्रेरक से बना है उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक पर भी हो सकता है एडजॉर्सन, उसी के आगे चलेगा। तो यहाँ भी एक तरह की सरफेस फिनोमिना ही होगी, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही वही है। वे पदार्थ, ये कोई पदार्थ, कोई चीज़ इसके कांटेक्ट में आती है तो क्या हो जाता है? एडजॉर्सन हो जाता है। एडजॉर्सन होने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। क्लियर है? ये काम होता है। तो एडजॉर्सन कहाँ पर होगा? इसी कैटालिस्ट पर होगा। ये क्या है? उत्प्रेरक। ऐसे में इनको मिलने में थोड़ा दिक्कत होती, तो ये आ गया तो मिलने में क्या हो गई? आसानी हो गई। मिलने में क्या हो गई? आसानी हो गई। तो रिएक्शन ओबी सी बात है, क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल देंगे ऐसे पदार्थ को? कैटालिस्ट। तो उत्प्रेरक क्या काम करता है? इसलिए रिएक्टेंट को मिलाने का काम करता है। क्या काम करता है? रिएक्टेंट को मिलाने का काम करता है। अब यहाँ पे इसकी मात्रा में कोई चेंज नहीं आने वाला, ये वैसे का वैसा रखा रहेगा। बात समझ में आई क्या? ये वैसे के वैसे ही रखा रहेगा। फिर रिएजेंट को मिला देगा, वो उत्पाद में क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, बस आराम से। तो ना तो इसकी मात्रा में चेंज आएगा, ना तो क्वांटिटी में चेंज आएगा, ना तो इसके केमिकल, मतलब कि केमिकल इसकी मात्रा या फिर इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं आते हैं। कहने का मतलब ये है, ना तो मात्रा घटेगी, ना तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हिंदी किताबों में सीधा सीधा ये लिख देते हैं कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ तो भाग ले रहा है। भाग लेने का मतलब ये है कि वहाँ पर कंज्यूम होना चाहिए। पदार्थ क्या होना चाहिए? कंज्यूम होना चाहिए। कंज्यूम होकर कोई किसी चीज़ में बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये वैसा ही रहता है। कहने का मतलब ये है, जैसा पहले था वैसा बाद में मिल जाएगा तुमको। ठीक है, इसीलिए कह देते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो करते क्या है फिर रासायनिक अभिक्रिया में? सिर्फ उसकी रेट को ही क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जनरली क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, या समानतः क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? कैटालिस्ट कहलाएंगे। ठीक है, और यही घटना क्या कहलाएगी? इसका ये काम करना ही क्या कहलाएगी? यह घटना उत्प्रेरण कहलाती। क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती, कैटालिसिस कहलाती है। कैटालिस्ट की यही काम, यही प्रॉपर्टी या फिर इसकी यही खासियत क्या कहलाती है? कैटालिसिस कहलाती है। ऐसे भी बोलो, तुम बोलो बस। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया में अंत तक मात्रा और रासायनिक में अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक रूप से क्या कहता है? अभिक्रिया के अंत तक, अभिक्रिया जब तक होती रहती है तब तक रासायनिक रूप से और मात्रा में क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। मतलब कोई भी चेंज उसमें नहीं आता है। ठीक, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक कहलाएगा। और यह पूरी फिनोमिना क्या कहलाएगी? कैटालिसिस कहलाएगी। ठीक, घटना कहो, प्रक्रिया कहो, कुछ भी कहो। बात समझ में आई?
तो हम जनरली यूज करते, जो रिएक्शन थोड़ी स्लो होती हैं उनको फास्ट करने के लिए इनका यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत जगह पे यहाँ पे जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम रहते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन्हें फास्ट करने की ज़रूरत रहती है, तो वहाँ पे एंजाइम बहुत सारे रोल अपना रोल निभाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी फास्ट होना रहता है, तो यहाँ पर तो वहीं से सीख के हम यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैटालिस्ट का यूज कर लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को हमें जल्दी बनाना है, रिएक्शन को फास्ट करनी है, तो हम उत्प्रेरक का यूज ले लेते हैं। आ गई बात समझ में, इसका यूज कहाँ पे होगा? तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्या होगा, ये मान लो ये है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट आएंगे, इस पर अधिशोषित होंगे, एब्जॉर्ब होने के बाद वो बाद में प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे उत्प्रेरक की क्रिया भी पढ़ने को मिलती है। यहाँ पे उत्प्रेरण दो तरह का हो जाता है। कितने तरह का हो जाता है? दो तरह का हो जाता है। पहला क्या होता है? समांगी उत्प्रेरण। होमोजीनियस, एक हेटेरोजीनियस होता है, विषमांगी। ठीक है, ठीक है। मान लो विषमांगी वाला है, विषमांगी वाले के में क्या होता है, समांगी वाले में क्या होता है। समांगी वाले की खास बात है, सम मतलब समान होगा, होमो मतलब समान होता है, कुछ कुछ सेम होगा। इसमें जो रिएक्टेंट होगा उसकी फेज, क्या चीज़? फेज मतलब अवस्था। और जो कैटालिस्ट होगा, जो उत्प्रेरक उसकी फेज मतलब अवस्था क्या होंगी? सेम होंगी। क्या होंगी प्यारे? सेम होंगी, समान होंगी। बात समझ में आई? मान लो हमारे अब पास अभिकारक कैसे हैं? गैस में है। अभिकारक कैसे हैं? गैस में। तो उत्प्रेरक भी क्या होगा? गैस में होगा। उत्प्रेरक क्या होगा? गैस में होगा। बात समझ में? अगर हम मान लो अभिकारक कैसे ले रहे हैं, किस अवस्था में? लिक्विड में। तो उत्प्रेरक भी कैसा होगा? उत्प्रेरक भी हमारा द्रव में होगा, लिक्विड में होगा। मान लो अभिकारक कैसे हैं? ठोस हैं। अभिकारक ठोस है तो उत्प्रेरक कैसा होगा? ठोस होगा। अगर ऐसा दिख रहा, ऐसा है रिएक्शन में, तो कैसा है वो, यह घटना, वो अपक्रिया की घटना, फिनोमिना क्या कहलाएगी? समांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। कुछ ना कुछ समान होगा। विषमांगी में असमान होगा। यहाँ पर उत्प्रेरक का फेज क्या होगा? अलग होगा, रिएक्टेंट का फेज अलग होगा। ठीक है, मान लो ये गैस होगा तो ये हो सकता है लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो। ये लिक्विड हो सकता है ये उत्प्रेरक क्या हो? गैस में हो या फिर सॉलिड में। तो मतलब इनका फेज फिर मिलेगा नहीं, तो विषमांगी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो मान लो विषमांगी है, इसकी क्रियाविधि दी रहती है बुक में। मान लो विषमांगी है, विषमांगी है तो मान लो ये क्या है? ये गैस है। रिएक्टेंट क्या है? गैस है। क्या है? गैस। एक है, दो है। और यहाँ पे जो उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है, ये कैसा है? सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले क्या होगा? गैस का क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, विसरण होगा। विसरण होने के बाद ये आए कैटालिस्ट पर, ना आए इसकी मर्जी, आए ना आए इसकी मर्जी। उत्प्रेरक पर आए या ना आए, क्या पालो। जो आएगी इसके सरफेस पर क्या होगी? एडजॉर्ब होगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा? पहले फर्स्ट स्टेप डिफ्यूजन होगा, फिर दूसरे में क्या होगा? एडजॉर्ब होगी। एडजॉर्ब होने के बाद यहाँ पर रिएक्शन होगा। यहाँ पर इनमें क्या होगा? फिर थर्ड स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले पे क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, ठीक है। दूसरे पे क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। थर्ड स्टेप पे क्या होगा? यहाँ पे फिर रिएक्शन होगी। फोर्थ स्टेप पे क्या होगा प्यारे? तब प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा, फिर सेपरेशन हो जाएगा। उत्प्रेरक से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएंगे दोनों। 5 स्टेप में दोनों अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यहाँ पे अलग कौन होगा? उत्प्रेरक पर ये सारा काम हुआ है, तो उत्प्रेरक से क्या हो जाएगा? जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इतनी सारी स्टेप में होता है। मतलब कि एक तरह का क्रियाविधि समझ लो, उत्प्रेरक कैसे काम करता है, इस तरह से काम करता है। बात समझ में आई क्या?
किसी भी रिएक्शन में कहीं पर भी ले लिया हमने, वहाँ पे उत्प्रेरक डाल दिया तो उत्प्रेरक के सरफेस पे आएंगे पहले, मतलब कि इनका विसरण होगा, जो भी रिएक्टेंट होंगे उनका विसरण होगा, वो फैलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, उत्प्रेरक पे पहुँचेंगे। जैसे पहुँचेंगे वहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या करेंगे, वो फिर वहाँ पे दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। वहीं पर मिलेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक, मान लो उनके मिलने के लिए जगह प्रदान कर रहा है, ठीक है, थोड़ा आसान बना रहा है। क्या बना रहा है, एब्जॉर्प्शन होने की वजह से मान लो एक चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा, दूसरी चीज़ आई इसके कांटेक्ट में, उसको फिर खींच के अट्रैक्ट करके फिर उसको पकड़ लिया, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बात समझ में आई। मान के चलो हम ही हैं, उत्प्रेरक है, तो हम क्या करते हैं, इधर से कुछ पकड़ लेते हैं, इधर से कुछ पकड़ लेते हैं, और दोनों को क्या कर देते, मिला देते। यही काम करता है। जैसे हम ना होते तो वो मिलती ना मिलती, वो इधर जाती वो उधर जाती। अब कब मिलेंगी, कब रिएक्शन होगी, तो टाइम लग जाता। और यहाँ पे हम हैं तो हम इसको उधर जाएंगे तो उधर से पकड़ लेंगे, इधर भगेगी तो इधर से पकड़ के दोनों को मिला देंगे। ये काम एकदम आसान, यही काम होता है। जैसे दोनों मिले, रिएक्शन हुई, कोई चीज़ नई चीज़ बनी, हम उनको छोड़ देंगे, हम वैसे के वैसे ही, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यही काम करता है उत्प्रेरक। तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल समझना जरूरी है। एक चीज़ और याद रखना, जो कैटालिस्ट होता है वो हर जगह यूज नहीं होता। जैसे कि रस्टिंग होती है, लोहे पर जंग लगना, हम तुमको पढ़ाए थे, वहाँ पे क्या होता था, वो प्रोसेस महीनों में होती है, वो रिएक्शन क्या होती है, महीनों में होती। तो महीनों वाली रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब हम वहाँ पे हमको जल्दी की तो करानी नहीं रहती है, ठीक है। मान लो महीनों में होती है तो मान लो कैटालिस्ट यूज करने पर वो मान लो 15 दिन में आ गई टाइम, उसका 15 दिन आ गया तो क्या मतलब है उसका। तो ना तो बहुत जो लॉन्ग पीरियड में होती है उनके लिए यूज करते हैं कैटालिस्ट का, ना तो बहुत शॉर्ट टर्म में होती हैं या फिर माइक्रो सेकेंड में हो जाती है। जो आयनिक रिएक्शन होती हैं बहुत फास्ट होती है ना, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाए थे हम, रिएक्शन 3 तरह के। जो मॉडरेट लेवल की होती है उन्हीं पर यूज किया जाता है कैटालिस्ट का, याद रखना। ना तो बहुत स्लो वाली, ना तो बहुत फास्ट वाली, ना तो तीव्र प्रक्रिया के लिए, ना तो मध्यम प्रक्रिया के लिए, माध्यमिक वेग वाली प्रक्रियाओं के लिए ही हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि जो बहुत तेज है उस पर कैटालिस्ट यूज करने की आवश्यकता ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं। जो भी आयनिक रिएक्शन होती थी, याद हो तुमको तो, जैसे AgNO3 ही है, HCl का सॉल्यूशन होता तो ये आयनिक रिएक्शन होगी, है ना। HCl में क्या डालो, AgNO3 डालो तो AgCl का PPT नीचे बैठ जाता है फटाक से। लेना तुम HCl, टेस्ट ट्यूब में HCl ले लेना, उसमें AgNO3 डाल देना, देखना व्हाइट कलर का PPT नीचे बैठ जाएगा फटाक से, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। बात समझ में, यह HNO3 बन जाएगा अलग। तो ये फटाक से हो जाता है। यहाँ पे ये आयन के रूप में होंगे, पॉजिटिव निगेटिव, फटाक से आयन का एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे आयनिक रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन के रिएक्टेंट उत्प्रेरक का यूज करने की जरूरतें नहीं पड़ती, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। बात समझ में आई क्या। वे जो कुछ होती हैं, जैसे कि एक रिएक्शन है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। अब इसको ऐसे हीट किया जाता है तो ये रिएक्शन 40-45 मिनट तक ले लेती है या फिर घंटों ले लेती है। उत्प्रेरक मिला दो MnO2, ये इसको होने में क्या लग जाते हैं, घंटों लग जाते हैं, ठीक मान। अब यहाँ पे इसको क्या मिला दो, उत्प्रेरक इसमें यूज करते हैं MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये 10-15 मिनट में हो जाती है रिएक्शन। क्या हो जाती है, 10-15 मिनट में हो जाती है। यहाँ पे क्या निकलता है, ऑक्सीजन बनती है। इस रिएक्शन में क्या बनती है प्यारे, ऑक्सीजन बनती है, और KCl अलग हो जाता है। क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है, KCl अलग हो जाता है। बात समझ में आई क्या। तो विदाउट कैटालिस्ट घंटों लग जाते हैं, कैटालिस्ट यूज करने पर ये 10-15 मिनट में आराम से हो जाती है। इसके द्वारा हम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर लेते हैं। लेबोरेटरी मेथड है ये ऑक्सीजन बनाने का, वैसे भी लैब में भी इसका ऐसे बन जाता है, ठीक। जो हॉस्टल वगैरह होते हैं वहाँ पे इसका यूज किया लिया जाता है, इस मेथड का। तो बात समझ में आई। कहाँ पे यूज करेंगे, तो 2-3 घंटे में हो रही है तो रिएक्शन वहाँ पे डाल देने से, उत्प्रेरक मिला देने से, अगर
आधा घंटे में हो रही है, 1 घंटे के अंदर हो रही है, 3 घंटे में होती तो 1 घंटे में हो जाए, तो हम यूज कर लेंगे आराम से, उत्प्रेरक का यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है, फिर हमारा जल्दी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज करना थोड़ा आसान है, यही चीज़। तो उत्प्रेरण तुमको समझ आया होगा। समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण क्या था हम तुमको बता चुके हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेरक और अभिकारक परस्पर मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। अब ये ना कहना मिलके मतलब क्या, वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मिलके मतलब वो मिक्स नहीं हो जाते, वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो जाती, उत्प्रेरक और उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे वो दोनों रिएक्ट नहीं करते, और बिल्कुल उतने ही अमाउंट में बिल्कुल बाद में वापस मिल जाता है हमें, जितना यूज करेंगे हम, ठीक है। इसलिए तो जैसे तुम जब पढ़ोगे H2SO4 का फॉर्मेशन, प्रिपरेशन मैथड पढ़ोगे तुम H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, तो वहाँ पे तुमको SO2 से SO3 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, SO2 से SO3 बनाना पड़ेगा। SO2 जनरली मिल जाती है, सल्फर को बर्न करने पर भी मिल जाती है ना। तो SO2 से जब तुम बनाओगे क्या, SO3, ठीक है। तो यहाँ पे उत्प्रेरक लगाओगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्या लगाओगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये सॉलिड होता है, ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। एक चीज़ और है, यहाँ पे गैस का भी यूज कर सकते हैं हम। SO2 में किसका यूज करते हैं, यनो का। यनो क्या है, ये गैस है, यनो क्या है, ये गैस वाला उत्प्रेरक, गैस का कर लेते हैं। तो क्या है, ये भी गैस है, SO2 भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। किसका एग्जाम्पल बना, समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल बना। लेकिन यहाँ पे देखो, ये गैस है, ये क्या है, ये गैस है, और ये क्या है, सॉलिड है। तो ये किसका बना, विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल बना। किसका बना, विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल बना, ठीक है। विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल बना, क्लियर है। SO2 जो होगी ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा, अच्छा, दोनों में, सिर्फ SO2 नहीं बदल जाएगी SO3 में, ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये गैस उत्प्रेरक ले लिए, तो गैस ही दोनों क्या है, रिएक्टेंट क्या है, गैस में ही। जब दोनों की अवस्थाएं क्या है, समान है, तो कैसा होगा, कैसा उत्प्रेरण होगा, समांगी, होमोजेनियस, होमोजेनियस कैटालिसिस एग्जाम्पल होगा। और यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों गैस हैं, ये क्या है, सॉलिड है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बोलेंगे इसको। ये सॉलिड है, तो ये इसका एग्जाम्पल बना है हेट्रोजीनस का। ये किसका एग्जाम्पल बना है, हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल, क्लियर है। और हम तुमको समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल बताएं, तो जैसे एथिल एसीटेट, एक एस्टर होता है ना, एथिल एसीटेट का जल अपघटन तुमको हम पहले भी बताए थे। कैसी अभिक्रिया है, एक अणु अभिक्रिया होती है, 2 अणु का अभिक्रिया होती है, कोट एक होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्या बताएं, एथिल एसीटेट का जल अपघटन करा देते हैं, किसकी, H+ के ऊपर। H+ बोले तो क्या, H+ बोले तो H2SO4 भी लिख सकते हैं हम, एसिड होना चाहिए ना, H2SO4 होना चाहिए। ये भी लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पे फिर फेज क्या है, समान है दोनों की, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल होगा। क्या बनता है तुमको मालूम होना चाहिए, एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बन जाता है ना। इसका काम क्या होता है, जनरली एस्टिक या बेसिक मीडियम में क्या होता है, H+ OH- में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, H2O, H+ OH- में टूट जाता है। ये पकड़ेगा किसको प्यारी, OH को, ये पकड़ेगा किसको प्यारी, इतनी को, एसीटेट आयन को, क्या बनाएगा, CH3COOH। ये रिएक्शन बहुत मिलने वाली है, तो इनको हलवा की तरह, बच्चे की तरह रट ही डालो, कक्षा 10th वाली रिएक्शन है ये।
ये भी कैसी हुई, समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अगला जैसे हम चीनी का जल अपघटन कराते थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता था, है ना। सुक्रोज ले लो, C12H22O11, H2O से, ये भी एसिडिक मीडियम में, H+ ले लो लिक्विड में, तो यहाँ भी लिक्विड ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है, दोनों क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो दोनों एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा, एक ग्लूकोज हो एक फ्रक्टोज है। तो अड़सूत्र तो समान है, लेकिन इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम नहीं होता है। एक कीटोनिक ग्रुप होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन समूह होता है। इतना अंतर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल बना, समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल बना। किसका एग्जाम्पल बना प्यारे, समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल बना। जैसे कि CO है, O2 से क्रिया करके, CO है O2 से रिएक्ट कर लेते हैं, किसके उपस्थिति में, NO की उपस्थिति में CO2 बना लेते हैं। जो भी ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी किसका एग्जाम्पल बना, समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल बना। किसका एग्जाम्पल बना, समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल बना। क्लियर है। जैसे क्लोरीन परमाणु द्वारा ओजोन गैस का अपघटन इंड्यूस्ड हो जाता है, उत्प्रेरित हो जाता है। बात समझो, ओजोन गैस है, ओजोन गैस मतलब O3, ये Cl का परमाणु है, आइटम है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में क्या प्रेरित हो जाता है, ये ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है, टूट जाती है। O3 किस में बदल जाती है, O2 में। वैसे भी O3 बनता है तो O2 से O3 भी बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आई, ऐसा हो जाता है। ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, समांगी उत्प्रेरण के एग्जाम्पल थे। किसके एग्जाम्पल थे, समांगी उत्प्रेरण के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब आ जाते हैं विषमांगी उत्प्रेरण के एग्जाम्पल देख लेते हैं कई सारे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पोटेशियम क्लोरेट वाला एग्जाम्पल दिए थे तुमको, MnO2 वाला, तो वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा विषमांगी उत्प्रेरण का, है ना। वो एग्जाम्पल इसी का है। विषमांगी उत्प्रेरण का ही एग्जाम्पल था वो, तो तुमको वो फिर से बताना पड़ेगा, क्योंकि वो रिएक्शन आगे फिर मिलेगी। ये सारी रिएक्शन की खास बात होती है, जनरली रिएक्शन क्या होती है, पूरी केमिस्ट्री में रिपीट किया करते। जैसे 12th बहुत सारे 11 के मिलेंगे तुमको। ठीक है, अभी तो रिएक्शन वाले चैप्टर ही नहीं शुरू हुए, ये तो एग्जाम्पल थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। बहुत सारी 11 के रिएक्शन, 11 में जितनी रिएक्शन पढ़े हो तुम ऑर्गेनिक वाली, तो मोस्टली सभी तुमको मिलेंगे तुमको 12 में। अब जैसे कि इनऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शन रिपीट करेंगे। ये जो रिएक्शन मैं जितनी बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी रिएक्शन आगे मिलने वाले हैं, किसी न किसी चैप्टर में टपकेंगे, हर एक रिएक्शन टपकने वाली। तो तुम बार बार ये झमेला में पालो, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझते जाओ और माइंड में सेट कर दे तो आसानी होगी। नहीं तो भाई तुमको दिक्कत हो तो हमेशा होगी दिक्कत। तो विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल क्या था, KClO3 था, MnO2 था। किस में टूटता था, KCl + O2 में। क्लियर। यहाँ पे MnO2 कैसा है, इन दोनों की फेज क्या है, अलग अलग। इन दोनों की फेज क्या है, अलग अलग। दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों KClO3 और MnO2 दोनों क्या है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लें, N2 + H2 हाइपर प्रोसेस पढ़े तो Fe ले लें। Fe यहाँ पे क्या है, सॉलिड। ये दोनों क्या है, गैस है, ये गैस है। ठीक है, क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाती है। ठीक, क्या बन जाती है, अमोनिया बन जाती है। कुछ बुक में ऐसे भी लिख देते हैं कि मान लो अगर दोनों ऐसे रहेंगे तो दोनों रिएक्ट करके जो चीज़ बनाएंगे जो मिक्स होके बनाएंगे उसकी प्रवस्था डिफरेंट होगी। बात समझ में आई। जैसे कि ये सॉलिड तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो
कुछ और बनेगा जाके, ऐसा लिख देते हैं, पर कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं SO2, जैसे वो वाला एग्जाम्पल अभी दिए ही थे। SO2 + O2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में क्या में बदल जाता है? SO3 में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? SO3 में बदल जाता है। ओस्टवाल्ड द्वारा NH3 का निर्माण था। ठीक है। कवाई द्वारा NO2 में ऑक्सीकरण, प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ठीक है, NH3 है, O2 है, PT की उपस्थिति में किस में बदल जाता है? NO में, प्लस H2O बनेगा ही बनेगा, फिर प्लस H2O बनेगा ही बनेगा। ठीक है। प्लेटिनियम क्या है? ये भी सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस। ठीक, ये क्या है? सॉलिड है, ये गैस है, ये क्या है? गैस। इसका एग्जाम्पल बनाइए, विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल बना। क्लियर? ये सारे एग्जाम्पल थे। आगे उत्प्रेरण के टाइप आ जाते हैं। टाइप आप कैसा कैटालिसिस आ जाता है, तो कई सारे होते हैं। अच्छा, उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण के प्रकार, कैटालिसिस के टाइप कितने तरह का? मुख्यतः जनरली निम्न प्रकार के हैं, पर बुक में दिए रहते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। हो सकता है किसी में कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, तो बुक वाले लिख देते हैं निम्न प्रकार के। पहला है पॉजिटिव कैटालिसिस, धनात्मक उत्प्रेरण। फिर क्या है? एसिड बेस कैटालिसिस, धनात्मक। दूसरा है अम्लक्षार कैटालिसिस, एसिड बेस कैटालिसिस। तीसरा है ऋणात्मक, निगेटिव कैटालिसिस। चौथा कौन है? एक प्रेरित होता है, एक स्व उत्प्रेरण होता है, एक स्व। इसको क्या बोलते हैं? ऑटो कैटालिसिस, स्व उत्प्रेरण। पांचवा होता है प्रेरित, इंड्यूस्ड बोल देंगे, प्रेरित उत्प्रेरण। समझ आई बात तुमको? इन टाइप को पढ़ना है। ठीक है, इन सबको पढ़ना है। तो है डेफिनेशन में कुछ नहीं, एग्जाम्पल ये है मेन, और कुछ नहीं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे धनात्मक में क्या हुआ, तो वे जो अपक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाता है। वो क्या कहलाएगा? धनात्मक उत्प्रेरण। क्या कहलाएगा? धनात्मक। वह उत्प्रेरक जो किसी अपक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, या पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाते हैं, या घटना क्या कहलाती है? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाती है। जब हम एसिड बेस को हम यूज कर लें, अम्ल क्षार के उत्प्रेरक को यूज करें, तो अम्ल क्षार उत्प्रेरण कहलाएगी। किसी एसिड या किसी बेस को यूज करें तो क्या कहलाएगी? अम्ल क्षार उत्प्रेरण कहलाएगी। और जो ऐसा उत्प्रेरक यूज कर ले जो अपक्रिया के रेट को क्या कर दे? डिक्रीज कर दे, घटा दे, तो यह घटना क्या कहलाएगी? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाएगी। यहाँ पे स्व उत्प्रेरण में क्या होता है? यहाँ पे खुद से अपक्रिया प्रेरित हो जाती है। बात समझो, जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसी से वही एक तरह से कैटालिस्ट, प्रोडक्ट ही क्या करता है? कैटालिस्ट काम कर जाता है। फिर एक स्टेप में कोई रिएक्शन होगी, एक स्टेप में वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वही कैटालिस्ट काम करेगा। मतलब सेल्फ मोटिवेटेड हो जाती है, सेल्फ स्वतः उत्प्रेरण हो जाता है वहाँ पे, स्वतः मतलब खुद का ही काम कर जाता है कैटालिस्ट। बात समझे? प्रोडक्ट ही कैटालिस्ट का काम कर जाता है। तो यहाँ पर उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो यह घटना क्या कहलाती है?
वह उत्प्रेरक स्व उत्प्रेरक कहलाएगी या घटना स्व उत्प्रेरण कहलाएगी। प्रेरित वाले में क्या होता है, तो प्रेरित वाले में किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करके, मान लो एक रिएक्शन अलग हो गया, यह वाली क्या करेगी, दूसरी वाली को प्रभावित करेगी, इफेक्ट प्रेरित करेगी, इंड्यूस करेगी। ठीक है, ठीक है। एक रासायनिक रिएक्शन दूसरी रासायनिक रिएक्शन को क्या करेगी, इंड्यूस करेगी, प्रेरित करेगी। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, प्रेरित उत्प्रेरण कहलाएगी। समझ आ गई बात। फटाफट एक एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5 मिनट में ख़त्म करते हैं। तो पहला क्या था, धनात्मक का देखेंगे। पहला किसका देखेंगे, धनात्मक का देखेंगे। पहले वाले के एग्जाम्पल जैसे दिया है, अब ये तो एग्जाम्पल तुमको ऐसे नहीं पता चलेगा था, हम ये तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, तो तुमको रटना ही पड़ेगा यहाँ पे। अब एक्सपेरिमेंट तो तुमको करने को मिलेंगे नहीं, तुम एक एक करके देखो कौन घटा रहा, कौन बढ़ा रहा, कौन सेल्फ मोटिवेट हो रहा, कौन दूसरे कर रहा, कौन क्या कर रहा। ये तो तुमको एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ है ना, रिएक्शन ये सब कैसी, ज़्यादातर रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंट से आते हैं, तो उनको रटना पड़ता है। अच्छा, अब जैसे कह रहे हैं ये क्यों कर रहा है, तो भैया एक्सपेरिमेंटल डाटा है। KClO3 क्या करता था, ये इसको क्या करता था, बढ़ा देता था प्रक्रिया को, घंटों में होनी 10-15 मिनट में हो जाती है। AmNO2 के प्रेजेंस में KCl और O2 बन जाता, तो धनात्मक उत्प्रेरण का एग्जाम्पल हो गया, है ना। जैसे कि हैबरबिद में En2+H2 क्या करता है, अमोनिया लेट बनाता है, लेकिन Fe लगा दो तो जल्दी बनाता है अमोनिया, तो ये भी धनात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया। बात समझ में आई। SO2 था, O2 से रिएक्ट ऐसे मुश्किल से करता है, SO3 बनाता है, NO लगा दो जल्दी सो जाता है। जल्दी सो जाए मतलब कि धनात्मक उत्प्रेरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब ऋणात्मक उत्प्रेरण, अब पहले दूसरे नंबर पे क्या थी, एसिड बेस वाली थी। क्या थी, एसिड बेड कैटालिसिस था, एसिड बेस वाली थी। एसिड बेस वाले में क्या होगा भैया, वहाँ पे क्या करता है, कोई अम्ल या क्षार लेते हैं, कोई अम्ल या क्षार वाले एग्जाम्पल अभी तुमको मैंने बताए थे, जैसे C12 ले लो, H22 ले लो, O11 ले लो, H2O ले लो, H+ ले लो। H+ की प्रेजेंस, अम्ल की प्रेजेंस में हो रही है, तो एसिड बेस वाली होगी। अभी तुमको लिखा है तो है ये सब, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा, तुम सुक्रोज का जल अपघटन है, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा। एथिल एसीटेट वाला एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो, अभी लिखा है तुमको एसीटेट प्लस जल ले लोगे, प्लस H+ लगा लोगे, वहाँ फिर बन जाएगा एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बन जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या, एसिड जब एसिड और बेस के प्रेजेंस में होगी तो क्या होगी, एसिड बेस वाली रिएक्शन होगी। तीसरी क्या थी, ऋणात्मक थी भैया। तीसरी क्या थी, नेगेटिव वाली थी। यहाँ पे रेट घट जाएगी, यहाँ पे रेट क्या होगी, यहाँ पे प्रेरक किसी पदार्थ के प्रेजेंस में रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे कि H2O2, H2O2, H2O2 क्या होती है, H3PO4, ठीक, H3PO4, ठीक। ये भी एक क्या होता है, ये वैसे तो ये भी एक अम्ल ही होता है, इसका अपघटन होता है, यहाँ पे इसकी दर को क्या करता है, घटा देता है। ये H2O+O2 में चेंज होगा तो, लेकिन ये क्या होगा, स्लो कर देता है, ये रिएक्शन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। बात समझ में ही क्या, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम CCl क्लोरोफार्म ले लें, क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण कराएं किसकी उपस्थिति में, एथिल अल्कोहल वगैरह की उपस्थिति में, तो भी वहाँ पे अपघटन क्या होता है, स्लो होता है। वहाँ पर भी क्या होता है, स्लो। CHCl3 किसकी प्रेजेंस में, एथिल अल्कोहल, C2H5OH, C2H5OH की उपस्थिति में क्या करें हम, इसको ऑक्सीजन से क्रिया कराएं, तो ये रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। ये रिएक्शन क्या होगी, स्पीड घट जाएगी। क्या बनता है, COCl2 + HCl बनेगा तो, लेकिन लेट में बनेगा, मतलब कि दर क्या, रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में हम क्या करें, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करने पर उसकी दर क्या होती है, घट जाती। क्या होती है, दर घट जाती। बात समझे, ऑक्सीकरण बोले मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। तो ये एक से एग्जाम्पल। अब ये तो रटना ही पड़ेगा ना, हमको क्या मालूम है, ऐसे रिएक्शन देख के तो पता चलता है दर घटी कि नहीं घटी, तो तुमको समझना पड़ेगा या दिमाग में रखना पड़ेगा, हाँ ये इसका एग्जाम्पल था। अगला क्या था, स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण, ऑटोकैटालिसिस। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि एग्जाम्पल में कि एक लिखा है तो क्या है, KMnO4 है, KMnO4। यहाँ पे कोई
लिस्ट यूज नहीं करते। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा प्यारे, वही काम कर जाता है किसका? कैटालिस्ट का। वही काम कर जाता है किसका? कैटालिस्ट का। C2H2O4 किसका काम कर जाता है? कैटालिस्ट का काम कर जाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन भी तुमको आगे मिलेंगे। ये सारी रिएक्शन जितनी बता रहे हैं सब आगे मिलने वाली है। अच्छा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इस अभिक्रिया में फलस्वरूप क्या बनता है? MnSO4 बनता है। क्या बनता है? MnSO4 बनता है। ये याद रखना है। अब क्या पड़ता है? ये रिएक्शन दे दे, ये रिएक्शन किस टाइप की है तुम बताओगे? ऑटो कैटालिसिस के। यहाँ पर जो कौन सा प्रोडक्ट कैटालिस्ट का काम करता है? तो यही कैटालिस्ट का काम करता है। ये बनता है MnSO4 कैटालिस्ट का काम करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रटने वाले, ये दिमाग में रखने वाली ही चीज़ है। बात समझ में क्या? ये रटने वाली ही चीज़ है तुम, और कोई तरीका नहीं। अच्छा, बात रहेगा रखना। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें बनेगी। CO2 भी बनेगा, H2O भी बनेगा, पोटेशियम सल्फेट भी बनेगा यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, मेन ये है कि ये यहाँ पे किसका काम करता है? ये यहाँ पे किसका काम करता है प्यारे? याद रखना, कैटालिस्ट का काम करता है। अगला क्या था? अगला है हमारा प्रेरित उत्प्रेरण। क्या है? प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण में जैसे सोडियम सल्फाइड द्वारा H2N2SO4 किसके द्वारा? सोडियम सल्फाइड द्वारा Na2SO4 में ऑक्सीकरण हो जाता है। बात समझे? Na2SO3 किसके द्वारा? वायु द्वारा। किस में बदल जाता है? Na2SO4 में। Na2SO4। बात समझ में? किस में वायु द्वारा, किस में ऑक्सीकृत हो जाता है? किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? ऑक्सीजन को ले लिया इसने, मतलब ऑक्सीकरण हो जाए। किस में बदल गया? सोडियम सल्फेट में। सल्फाइड से सल्फेट बन गया। किस में बदल गया? सल्फेट। परम सोडियम आर्सेनाइड, जो सोडियम आर्सेनाइट होता है, सोडियम आर्सेनाइट होता है, वायु द्वारा इसमें ऑक्सीकृत नहीं होता। ये वायु द्वारा किसमें ऑक्सीकृत नहीं होता है? इसका भी क्या बनना चाहिए? इसका भी उसी तरह बनना चाहिए। ये भी एक ऑक्सीजन ले लेता, ये भी क्या ले लेता? ऑक्सीजन, ऑक्सीकृत हो जाना चाहिए था Na2ASO4 में, लेकिन ऐसा होता नहीं, इसमें ऑक्सीकृत नहीं होता है। यदि करे, फिर क्या करें हम? करे क्या करें? यदि हम इस चीज़ को इसके मिश्रण के विलयन में प्रवाहित करते हैं, इसको और इसको, बात को समझो, सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड के मिश्रण में इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है, तब वायु प्रवाहित करते हैं। बात को समझो, बात को समझो। इसको अलग कराओगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो जाती है। बात समझ में आई? इसको इसके द्वारा ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अलग से इसको इसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज कराओगे, ठीक है, तो नहीं होने वाला है, तब नहीं होता है। फिर करे क्या सर? हम करते क्या हैं? इसको ले लेते हैं साथ में, इसको ले लेते हैं। बात को समझो, बात को समझो, बात को समझो। सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड, इन दोनों को मिक्सचर साथ में ले लेते हैं, फिर ऑक्सीजन डालते हैं। फिर ऑक्सीजन डालते हैं तो देखते हैं कि ये सोडियम सल्फाइड जो है सोडियम सल्फेट में बदल जाता है, सोडियम आर्सेनाइड सोडियम आर्सेनेट में बदल जाता है। बात समझ में आई? मतलब इस रिएक्शन की वजह से ये प्रेरित हो जाती है, इस रिएक्शन के होने की वजह से ये प्रेरित हो जाती है। हालांकि इसका कांटेक्ट अलग रखो, इसका कांटेक्ट अलग रखो तो ये होने वाली नहीं है, लेकिन इसको देख के ये बदल जाती है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो ये वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन को क्या करता है? इंड्यूस्ड करता है, प्रेरित करता है, तब ये रिएक्शन होती है। कहने का मतलब ये था। तो ये हमारे टाइप भी हो गए ख़त्म। ठीक है, और भी इससे एग्जाम्पल बहुत सारी बुक में मिल जाएंगे तुमको। ठीक, तो आगे फिर देखेंगे, आगे फिर प्रोमोटर्स हैं, पॉइजन्स हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ते रहो आराम से।